हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सारे लोग? गुड इवनिंग वर्षा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर है आज। कौन सा? ली-चैटलर प्रिंसिपल अपन लोगों ने पढ़ा था, मतलब पढ़ेंगे। कुछ पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ आयनिक इक्विलिब्रियम का भी इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, तो मैंने ग्रुप में आयनिक सॉरी पीवाईक्यू भेजे हुए हैं। ओके खुशी, हेलो बेटा। ठीक है, तो मैंने ग्रुप पे कुछ पीवाईक्यू भेजे हुए हैं, वो भी आज हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी तुम लोग होमवर्क में कर लेना। ओके, ओके। तो ली चैटलर प्रिंसिपल, किसी भी बच्चे को पता है क्या ली चैटलर प्रिंसिपल क्या होता है? देखो बच्चे लोग, अच्छा एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कंसंट्रेशन चेंज करी जाए, कभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत इसके आते हैं कि अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दी जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम की कांस्टेंट पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। चाहे ये कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दिया जाए, 4 टाइम्स कर दिया जाए, 5 टाइम्स कर दिया जाए, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, मतलब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, चलो। तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या होता है? टेस्ट ऑफ स्टार्च है, ये पता नहीं होना चाहिए। सर मैं बताऊं थोड़ा थोड़ा। हाँ वर्षा बताओ। अगर हम किसी रिएक्शन में किसी भी चीज का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में रिटेन हो जाती है जहां पे उसका अमाउंट कम हो रहा है। वेरी गुड, एकदम सही है। ली चैटलर प्रिंसिपल जो है ना, लेस, जहां पे लेस चीजें होंगी, लेस का मतलब जहां पे कमी होगी, चाहे प्रेशर, चाहे टेम्परेचर, चाहे कंसंट्रेशन, चाहे अमाउंट, जहां कहीं भी लेस चीज हुई उसी डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होने लगती है। तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बताता है? कुछ इफेक्ट हम चेंज करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं घटाएं, उस पे रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है ली चैटलर प्रिंसिपल। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कैसे बताता है वो देखो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन के चेंज करने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ता है, वो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अपन लोगों को देखना है। कैसे देखना, ध्यान से। अगर कभी भी एक रिएक्टेंट है और इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां से प्रोडक्ट जा रहा है, ओके। अगर हम बोले कि इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, कमी कहां होगी? प्रोडक्ट साइड में। भाई अच्छे खासे रिएक्शन चल रही थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट। अब अगर रिएक्टेंट की अचानक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी गई तो कमी कहां होगी? भाई अगर पानी ऐसे फेंका जाए तो गड्ढे में ही पानी जाएगा ना, पानी का फ्लो जो है वो गड्ढे में ही होगा ना। तो इसी तरीके से यहां पे भी जहां पे कमी होगी, प्रोडक्ट में कमी हो गई, तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन।
कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कमी जहां पे होती है। अच्छा, अगर हमने बोला कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की कम कर दी जाए, तो जबरदस्ती हम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। कमी का मतलब, कमी का मतलब लेस चीज, कमी का मतलब कोई भी चीज की कमी है ना। जैसे तुम्हें 2 बनानास मिले, हमें 1 मिला, तो हमारे पास कमी हो गई ना। तो मतलब कौन, मतलब हम रोएंगे तो सपोर्ट करेंगे ना हमें। तो उसी तरीके से जैसे गड्ढा है ना, गड्ढे में पानी जा रहा है, गड्ढे में ही पानी जाएगा ना, तो रिएक्शन कहां पे जाएगी? गड्ढे की तरफ जाएगी। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाएं, बच्चे लोग अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए भाई। अच्छा, अगर हमने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, रिएक्शन गोज टू बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, इसी का एक अगर क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने बोला N2 plus 3H2 gives 2 times of NH3। बोला जा रहा है कि इसमें N2 plus 3H2 gives 2 times of NH3 है, इसमें अमोनिया के ज्यादा फॉर्मेशन के लिए कंडीशन बताओ कि अमोनिया ज्यादा फॉर्म हो, कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ानी पड़ेगी? रिएक्टेंट। यस, तो रिएक्टेंट। फॉर मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए कंडीशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन हमने N2 की बढ़ा दी, अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन हमने H2 की बढ़ा दी, अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की जो थी उसको कम कर दिया, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर बात? अच्छा, yes, तुम लोगों के ग्रुप में मैंने एक पोस्ट शेयर किया है, जैसे ये PDF शेयर किया है आज, मतलब कल की नोटिस थी ये, कल या परसों की नोटिस थी नीट वालों की। तो शायद तुम लोगों ने देख लिया होगा कि जितने भी नीट के थ्रू जो कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उसमें भी अब हम 50% सीट के साथ, मतलब 50% उनकी जो सीट होती हैं उसमें गवर्नमेंट कॉलेज की फीस लगेगी। मतलब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम लगती है ना, और प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा लगती है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना उनकी 50% सीट अपने अंडर कर ली, और 50% सीटें अपने अंडर कर ली, और उसी फीस में गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस पड़ती है उसी फीस में वहां से MBBS या MBBS करने को मिलेगा। तो ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज है। इससे तुम लोगों की जो सीटें हैं ना वो बहुत बढ़ गई हैं। पहले लास्ट ईयर या इस साल जो काउंसलिंग हो रही है ना उसमें 44,000 के समथिंग जो है वो सीटें हैं। और अगर पूरा जो है, पूरा अगर देखा जाए कि पूरी सीटें अब कितनी हो जाएंगी 50% कोटा के साथ, तो वो सीटें जो हो जाएंगी वो 70,000 हो जाएंगी विद गवर्नमेंट जो फीस है ना उतनी की। और मतलब प्राइवेट कॉलेज में कितनी फैसिलिटीज होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, तो वो गवर्नमेंट फीस में उन सब चीजों का मजा ले सकते हो तुम लोग, बस केवल और केवल अच्छा सिलेक्शन हो जाए। यस, मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो भी 50% सीटें हैं, मतलब उनकी जो सीटें हैं उसका 50% गवर्नमेंट के फीस के थ्रू होगा। मतलब जितनी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस रखती हैं उतनी होगी। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि उससे सीटें जो है वो बढ़ जाती हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में अभी जो काउंसलिंग हुई है ना उसमें जो लास्ट रैंक तक जिसको MBBS मिला है
गवर्नमेंट कॉलेज जिसको मिला है वो 3200 तक मिला है, 3200 रैंक तक मिला है, मतलब सीटें कितनी थी, 3200 सीटें थी। यस महक, एकदम सही है, 70,000 समथिंग सीटें हैं, मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेज वाली, जैसे भाई प्राइवेट कॉलेजेस में फीस 10 लाख 20 लाख ऐसे पड़ती थी, है ना, तो अब ऐसे नहीं पड़ेगी, जितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है ना 20,000 30,000 ऐसे होती है, तो उतनी ही पड़ेगी, और प्राइवेट कॉलेज की फैसिलिटीज में मिलेंगी। ओके, तो ये बहुत अच्छा है। और तो अगर कोई यूपी से हो तो यूपी में अभी तक 3200 सीटें थी, लेकिन वहां पे सारे प्राइवेट कॉलेजेस को 50% सीटें बढ़ा दी गई हैं, मतलब 50% सीटें जो है वो गवर्नमेंट फीस के थ्रू ही होंगी, तो उसमें बहुत सारा मतलब और भी सीटें बढ़ गई हैं, मतलब 7,000 के आसपास हो गई हैं, तो बहुत अच्छा है। है ना, तो मतलब जैसा कुछ होगा तो मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म करता रहूंगा कि कैसे कैसे चीजें हैं, कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सारी चीजें मैं इन्फॉर्म करूंगा तुम लोगों को। ओके, ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है, इफेक्ट ऑफ, दूसरी चीज हम बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर में कुछ चेंज करें तो उसमें क्या इफेक्ट होगा, है ना, कि अगर प्रेशर में कुछ चेंज किया जाए, तो जैसे अगर प्रेशर जो घटाया गया बढ़ाया गया, तो जहां पे अगर प्रेशर बढ़ाया गया तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं लेस हैं, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स लेस हैं उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। लेस वर्ड अगर याद है तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे हमने बोला कि N2 प्लस 3H2 gives 2 times of NH3, और इसमें हमने बोला कि भाई साहब प्रेशर इंक्रीज कर दिया। क्या इंक्रीज कर दिया, प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज किया तो कहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, NH3 वाली मोल्स साइड। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो इधर है, तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमने एसी में प्रेशर कम कर दिया, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। अगर हमने बोला कि भाई ऐसा लिखी हुई है कोई रिएक्शन H2I2 और 2 टाइम्स ऑफ HI, ऐसे लिखी हुई है, अब बोला जा रहा है कि भैया प्रेशर इंक्रीज करो, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, प्रेशर इंक्रीज करें रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। भाई दोनों के मोल्स जो हैं इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, 0, 2 - 2, इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या थी, माइनस थी, मतलब निगेटिव था। अगर प्रेशर इंक्रीज किया, या ऐसे भी कर सकते हो प्रेशर डिक्रीज भी कर सकते हो, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्यों, क्योंकि कहीं पे नंबर ऑफ मोल्स कम ही नहीं है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है। चलो एक बात और करते हैं, जैसे हमने बोला PCl5 है, PCl3 और Cl2, इसमें डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि 1 1 2 -1, डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो कहां पे जाएगी रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर को डिक्रीज किया तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। चेक करो जल्दी से। क्लियर, प्रेशर का इफेक्ट पता चल गया। यस।
अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कभी कभी वॉल्यूम का भी चेंज आ जाता है। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, एक बात बताओ कि टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है। देखो, टेम्परेचर के बेसिस पे रिएक्शन जो है ना वो दो टाइप की होती है, अगर टेम्परेचर के बेसिस पे देखा जाए। एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। बच्चे लोग ध्यान देना, एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक एंड दूसरी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जैसे मान लो रिएक्टेंट है और यहां पे प्रोडक्ट बन रहा है, ओके, यहां पे प्रोडक्ट, और अगर हीट जो है वो इवॉल्व होती है, अगर हीट इवॉल्व होती है तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। और अगर रिएक्टेंट में हीट हमें देनी पड़ी तो हीट यहां पे क्या होती है, देनी पड़ रही है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। वैसे तो पता होगा ना, डेल्टा एच जो है वो निगेटिव होता है फॉर एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव होता है फॉर एंडोथर्मिक। अच्छा, ये तो सर के तो पता है। अच्छा, अगर पता है तो एक्सोथर्मिक के लिए अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बताओ कमी कहां होगी। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कमी कहां होगी। भाई साहब यहां पे देखो ना, पहले से हीट है तो यहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, कमी यहां पे है, तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर यही चीज एक्सोथर्मिक है, उसमें टेम्परेचर डिक्रीज किया, रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। बच्चे लोग ध्यान से समझना। अच्छा, यहां पे देखो, अगर हमने इस रिएक्शन में टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो हीट कहां ज्यादा है, यहां प्रोडक्ट साइड में कम है, तो रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। एक बार चेक करो जल्दी से, कोई भी कंबसन रिएक्शन, कोई भी कंबसन रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। क्लियर बात। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लो, अगर जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ए है प्लस बी है, गिव सी माइनस 37 किलो कैलोरी, ऐसा लिखा हुआ है। तो बेटा मुझे बताओ कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक और रिएक्शन देंगे, एंडोथर्मिक। अगर हमने ऐसा लिखा है ए बी और सी, और उसमें लिखा है डेल्टा एच जो है वो -37 किलो कैलोरी, ये वाली रिएक्शन कौन सी है। एक्सो। यस, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू अगर माइनस में लिखी हुई है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहां पे माइनस है तो ओवरऑल यहां पे आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो रिएक्टेंट साइड में आ जाएगी। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। बच्चे लोग ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये बता रहा हूं। करें, जल्दी करें। ओके, क्लियर। एक बार पूरा देख लो। यस सर। चलो,
ठीक है। अब अगर हम इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर देख लिया तो आगे की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के एडिशन से क्या इफेक्ट होता है? इनर्ट गैस के एडिशन से क्या इफेक्ट होगा, ये अपन लोग देखेंगे लास्ट में। इनर्ट गैस को ऐड करने पे क्या चेंजेस होंगे? तो इनर्ट गैस के जब भी एडिशन आता है ना, तो वहां पे दो कंडीशन भी दी रहती हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी? एक कंडीशन, एक तो ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, या पहले हम बोल दें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कंडीशन दी रहेगी, और इधर जो है वो एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब डेल्टा वी जो है वो 0 है, और इधर डेल्टा पी जो है वो 0 है, एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ध्यान रखना इस केस में, अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं। तो हम ऐसा लिख देते हैं, देयर इज नो चेंज on equilibrium on addition of inert gas at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता है? क्योंकि उसमें वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो कहीं पे मोल्स घटने बढ़ने की चेंजेस, मतलब कहीं पे कॉन्सेंट्रेशन घटने बढ़ने का कुछ हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए कांस्टेंट। लेकिन हाँ, ये वाला एक्सेप्शन का केस ध्यान देना कि अगर कहीं पे भी कांस्टेंट प्रेशर है और उस समय एडिशन कर रहे गैस की, ठीक है, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? इन डायरेक्शन where number of gaseous moles increases। बस पहली ऐसी चीज है जहां पे मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे तो हर जगह लेस 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 होता है। पहली ऐसी चीज है कि इनर्ट गैस को ऐड करो, और अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो उस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होती है। जैसे मैं क्वेश्चन दूंगा आगे पेज में, ठीक है। हमने ऐसा बोला कि N2 plus 3H2 gives 2 times of NH3। यहां पे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्शन जो है वो एक्सो है। ओके, तो मोर फॉर्मेशन के लिए, मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, मोर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के ज्यादा फॉर्मेशन के लिए कंडीशन बताओ, सभी कंडीशन बताओ, केवल कॉन्सेंट्रेशन नहीं, सारी कंडीशन बतानी है, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब। तो सबसे पहली कंडीशन कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ाएं? बोलो। N2। चाहे N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, चाहे H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, फेवरेबल कंडीशन है। दूसरी, प्रेशर, कहां प्रेशर बढ़ा सकते हैं? दूसरा क्या है? प्रेशर। प्रेशर अगर बढ़ाएंगे
कि घटाएंगे? बताओ। N2 ज्यादा सॉरी NH3 ज्यादा बनना चाहिए, फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है ना, तो प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे। प्रेशर किसी भी चीज का नहीं होता है कि N2 का प्रेशर बढ़ाएं, H2 का प्रेशर बढ़ाएं, नहीं। प्रेशर तो कंटेनर का होता है, पूरे का होगा। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन टेम्परेचर। बोलो बच्चे लोग, टेम्परेचर कम करें ज्यादा करें? कहां पे टेम्परेचर कम करें कि ज्यादा करें? रिएक्शन ज्यादा। फॉरवर्ड करनी चाहिए। ज्यादा। ज्यादा। देखो एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, है ना? तो टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अच्छा, चौथी कंडीशन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो, एट कांस्टेंट प्रेशर करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, बाकी सभी ये फेवरेबल कंडीशन है। क्वेश्चन का मतलब जो था वो समझे कि नहीं समझे, ये बताओ मुझे। यस सर। सर ऐसा एक और क्वेश्चन करा दो। अगर हमने एक और क्वेश्चन लिया, जैसे PCl5 वाला ले सकते हैं, या ऐसा CH4 का कंबसन ले सकते हैं। CH4 गैसेस है, O2 है वो भी गैसियस है, CO2 है वो भी गैसियस है, और H2O है वो लिक्विड है, मतलब एक्वस है, उसको भी लेंगे। डेल्टा Ng में उसको भी लेंगे। हाँ, इसको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे 4 है ना, तो 2H2O। यहाँ पे कितना है? 2 2 जा 4, तो 2। ये रिएक्शन कंबसन है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए, मतलब मोर CO2 फॉर्म होने के लिए, इसकी कंडीशन बताओ। मोर CO2 फॉर्म हो उसकी कंडीशन बताओ बेटा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, अपने आप पता चल रहा है कि दिस इज कंबसन रिएक्शन, एंड कंबसन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो तुम्हें बताया नहीं जाएगा, तुम्हें अपने आप पता होना चाहिए, और पता हो गया है। CH4 और O2 का अमाउंट इंक्रीज कर देंगे। अमाउंट नहीं, कॉन्सेंट्रेशन। कंसंट्रेशन। ओके, प्रेशर चाहे इंक्रीज कर देंगे। H4 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, और चाहे O2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, मोर CO2 फॉर्म होगा। वेरी गुड। दूसरी कंडीशन, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। वेरी गुड। तीसरी कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक है। सर इसमें प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? डेल्टा Ng तो 0 है। ये लिक्विड में है ना बेटा, एक्वस में नहीं है। तो अगर लिक्विड में है तो उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे 1 है, हाँ। और यहाँ पे 2, और ये 3 है, तो यहाँ पे कम है ना। यस सर। ओके सर। अगर यहीं पे एक्वस लिखा होता ना तो ले लेते। चलो, ओके। तो कुछ हम लोग PYQs भी कर लेते हैं, है ना? फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट किया जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी। अभी इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, दिख रहा है अब?
Yes, sir. ओके क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जितने भी PYQs हैं वो ग्रुप पे सेंड कर दिए हैं, यहां से भी, और कुछ अभी सॉल्व करेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 1, सोचो सोचो जल्दी सोचो। Constant temperature. और बाकी लोग? चारू? Yes, sir. बोलो बेटा। Sir, एक बार 7. 7? अभी तो मैं स्टार्टिंग से कर रहा हूं ना बेटा, तुम्हें पहले का आंसर बताना है, क्योंकि अभी तुम लोगों ने किया नहीं होगा ना। फर्स्ट का ए बोला जा रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं। एकदम सही है, फर्स्ट का ए। देखो लिखा हुआ है कि इन द लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑफ, अगर लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है, द प्रेशर ऑफ वेपर, ठीक है, एट द लिक्विड इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एकदम सही है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो सारी चीजें कांस्टेंट ही होंगी। आगे ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट इसका मैं बताता हूं, इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने का। ठीक है, इसका सिंपल तरीके से सॉल्व करने का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, फिर उसके बाद ये करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, मतलब उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दे। अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन में किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमने बोला कि एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है, उसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करें, तो पहले तो स्टोइचियोमेट्री चेंज करें। जैसे मान लो ए है, ए से बी जा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और अगर हमने किसी भी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करके बता दिया 2A और 2B है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, जितना मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो उसकी पावर में चला जाता है। अरे इसका K1 कितना है? K1 क्या फॉर्मूला क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका क्या हो जाएगा? मान लो K2 है तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उनका होल स्क्वायर। तो बी अपॉन ए क्या होता है? K1, तो इसलिए K1 का स्क्वायर। ध्यान देना, किसी भी चीज में मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उसकी इक्विलिब्रियम की पावर में चला जाता है। ध्यान देना बच्चे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि भाई N2 है, 3H2 है, gives 2 times of NH3। अब बोला जा रहा है कि यहां पे 2N2 6H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 2 है।
ठीक है, और 4NH3, तो इसका बताओ। 4 ठीक है, तो पता चल रहा है ना कि मतलब उसकी पावर में चला जाएगा। ओके, दूसरी चीज, अगर किसी भी चीज का डिवीजन करते हैं बच्चे लोग, क्या करते हैं, डिवीजन, किसी भी डिजिट का डिवीजन करते हैं तो उसकी 1 की पावर में चला जाता है। जैसे मान लो ए है, ए से बी गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। हमने क्या किया कि 1/2 ए और 1/2 बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया, क्या होगा। तो अपने को पता है कि भाई साहब K1 जो है, K1 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका निकाला जाए तो K2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, मतलब K1 की पावर 1/2 हो जाएगी। मतलब जिस भी चीज का डिवीजन करते हैं वो 1 की पावर में चला जाता है। डिवीजन वाला समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन वाला समझ में आया, जल्दी बताएं। यस सर। ओके, अगर हमने इसमें किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिवीजन कर दिया, दो रिएक्शन को ऐड कर दिया, मान लो, तीसरा पॉइंट, एडिशन ऑफ रिएक्शन। अगर दो रिएक्शन को ऐड कर दिया जाए, जैसे मान लो ए से बी जा रहा है बेटा, और इधर बी से सी जा रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, और बोला गया कि ए से सी का निकालो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो अपने को पता चल रहा है कि इसमें क्या है, ये पहली रिएक्शन है और ये दूसरी रिएक्शन है। अगर पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को अगर ऐड करेंगे तो ये तीसरी रिएक्शन बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। ऐड करो, पहली रिएक्शन A प्लस बी गिव्स B प्लस सी, ऐसा है। ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब देखो A से C बन रहा है, वही आया ना। अच्छा तो क्या होगा, इसके लिए K1 क्या होगा, B/A, इसके लिए K2 क्या होगा, C/B, ऐसा है। अगर ये वाली पूरी रिएक्शन होती तो इसके लिए K इक्विलिब्रियम क्या होता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, होता कि नहीं। कैंसिल मत करना अभी, ये वाली वैल्यू क्या आ गई बच्चे लोग, K1 एंड दिस वन इज K2। इट मींस अगर कोई भी दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। कोई भी दो रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन, चार रिएक्शन, उनको ऐड किया तो उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एडिशन में चला जाता है। बच्चे लोग चेक करो जल्दी से, क्लियर होगी बात। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन देखो, अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू रिएक्शन, सब्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट किया तो तुम लोग समझ रहे होगे कि अगर रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा। देखो जैसे मान लो ए से बी जा रहा है और सी से बी जा रहा है, इसका K1 है, इसका K2 है, और पूछा जा रहा है भैया ए से सी का बताओ। बच्चे लोग तो ये कैसे आएगा, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अरे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में 2 को माइनस करना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, A माइनस सी
और क्या आ जाएगा B माइनस बी, ये कैंसिल हो जाएगा तो A गिव्स C आ गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नया वाला होगा ना वो इनवर्स हो जाएगा, K1/K2 हो जाएगा, K1/K2। अगर दो रिएक्शन ऐड हो रही ना तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही रिएक्शन तो वो डिवीजन में चला जाएगा। बच्चे लोग इतनी बात क्लियर है क्या? 4 पॉइंट पता चल गए क्या? जल्दी। नेक्स्ट अगर रिएक्शन की बात करें, अच्छा 5th पॉइंट की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, है ना। अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए बेटा, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? अरे जैसे A है, A से B गया, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, पूछा जा रहा है B से A का बताओ, तो इसका K1 क्या हो जाएगा? B/A होता है, इसका K इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? A/B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सेकेंड वाले का? इसको हम और क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/B/A लिख सकते हैं क्या? वही है, A को ऊपर ले जाएंगे तो A/B आ जाएगा, मतलब 1/K1 लिख सकते हैं क्या? यस। अगर किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। जैसे हमने बोला कि भाई साहब N2 + 3H2 gives 2 times of NH3 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 है, तो इसका कितना होगा? 4NH3, 2N2 और 6H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? 3-4 जो है मतलब सारे जो वेरिएशन है वो इसमें भी रखे गए हैं। बोलो। 0.25। देखो ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन में फर्क क्या है? पहले तो ये रिवर्स हो गई है, तो रिवर्स हो गई, देखो NH3 यहाँ पे, अब यहाँ पे है और 2 से मल्टीप्लाई भी हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 1/4 है ना, तो 1/4 मतलब कितना हो गया? 0.25। एकदम सही आंसर था बच्चे लोग, क्लियर है? तो इसी से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 बताओ मुझे। देखो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन, तो करने की कोशिश करें ये वाले क्वेश्चन को। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका दिया गया, इसका दिया, इसका दिया गया है, इसका बताना है। 2 times of NH3, 5/2 times of O2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है 2NO + 3H2O, इसका बताना है। क्या किया गया होगा? देखना रिएक्शन ऐसे दी हुई है भाई, NH3 यहां पे है, लेकिन जो रिएक्शन में चाहिए NH3 वो रिएक्टेंट में है, तो पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स किया गया होगा, रिवर्स फर्स्ट, पहली वाली रिएक्शन को रिवर्स किया गया होगा। अच्छा सर हो गया। O2 तो यहां पे ही है, चलो ठीक है। NO यहां पे ही है, तो दूसरी वाली रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया गया होगा, दूसरी वाली रिएक्शन को बस ऐसे ही ऐड कर दिया गया होगा। अब 3H2O है, तो इधर तो H2O एक ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, मतलब तीसरी वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है,
तो ये फाइनल इक्वेशन बन गई। तो अब रिवर्स किया है तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, K1, ऐड किया है तो K2, और 3 से मल्टीप्लाई किया है तो K3 का क्यूब। आ गया आंसर। बोलो बच्चे लोग, कौन सा आंसर है? फटाफट बोले कौन सा आंसर है। अब आ गया ए आंसर। यस सर। सेकंड वाला देखो, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। सर स्क्रीन थोड़ी और बड़ी कर दो। ओके। डी होगा। डी होगा, सभी बच्चे बोल रहे क्या? यस सर। चेक कर लेते हैं डी होगा कि ए होगा। देखो, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिस रिएक्शन का K1 है और इस रिएक्शन का बताना है K है, मतलब देखो रिएक्शन में क्या किया गया है, 1/2 से मल्टीप्लाई किया है बस, या 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया या 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो दोनों बात सेम ही है। तो K1 कितना हो जाएगा, 1/2। लास्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 तो ऑप्शन पीछे हैं, देख लो पहले। चलो ये वाला करो, 4 इधर उधर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर है 6 करें। अभी जो कॉन्सेप्ट बताया ना उससे ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 करें। जल्दी करें सारे बच्चे। फॉर द रिएक्शन N2 plus O2 gives 2NO, the equilibrium constant is K1. The equilibrium constant is K1. The equilibrium constant for K2 for the reaction. What is K? रिलेशन बताना है बेटा, किसके किसके बीच में रिलेशन बताना है। K1 और K2, पहले वाली रिएक्शन जो लिखी हुई है ना बच्चा, N2 plus O2 gives 2NO, इसमें K1 लिखा हुआ है और 2NO है, O2 है और 2NO2 है, इसका K2 लिखा हुआ है। तो किसका निकालना है, NO2, हाफ N2 और O2, इसका निकालना है। कैसे कैसे करेंगे? NO2 पहले ऐसे ढूंढा करो तुम लोग, भाई NO2 यहाँ पे है ना, यहाँ लाना है ना, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में है नहीं, तो NO2 यहाँ पे है। सी ऑप्शन कोई बता रहे हैं, रितिका चेक कर लेते हैं। NO2 यहाँ पे है ना, तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। और देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। देखो रिवर्स सेकेंड रिएक्शन एंड डिवाइड बाई 2, ऐसा है। अच्छा, डिवाइड बाई 2 तो ये सब खत्म हो गया। फिर हाफ N2, अरे यहाँ पे हाफ N2 है, रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे तो प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा।
रिवर्स फर्स्ट इक्वेशन, और 2 से इसमें डिवाइड भी किया गया है, डिवाइड बाई 2। बच्चे लोग इस रिएक्शन को रिवर्स किया है तो 1/K1 हो गया है, सॉरी K2 हो गया है, और 2 से डिवाइड किया है तो हाफ हो गया है। इस वाली रिएक्शन को रिवर्स किया है 1/K1, 2 से डिवाइड किया है, हाफ हो गया है। आंसर बताएं अब। क्वेश्चन नंबर है 6, सी आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करें। जल्दी करें बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पता चला? 1/16। 1/16। देखो ऑप्शन आपके सामने मैं रखता हूं। 1/64। ये है ऑप्शन। फिर से क्वेश्चन दिखाते हैं। HI 1/2 H2 और 1/2 I2 है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया है और रिवर्स कर दिया है। 2 से मल्टीप्लाई, इसका कितना है 8, 2 से मल्टीप्लाई है 2 कर दिया, तो 1/64 हो गया। आंसर आ गया 1/64। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। मैंने पीडीएफ भेज दिया है, ट्राई करना। आंसर की वगैरह चाहिए तो मुझे बता देना ग्रुप पे ही, तो मैं आंसर की भेज दूंगा। ओके, चलो तो आज की क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम यहीं तक खत्म होता है, और नेक्स्ट क्लास में अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने वाले हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे टफ टॉपिक लगता है आयोनिक इक्विलिब्रियम बच्चों को, और थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन एकदम सिंपल है। आयोनिक इक्विलिब्रियम एकदम सिंपल वे पे मैं तुम्हें समझा दूंगा। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और जो भी डाउट हो ना वो पूछते रहना ग्रुप पे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।